अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसिंग सीएसएस एंड पीएमएस। और इस सीरीज़ की पिछले वीडियो में हमने 2016 का जनरल एबिलिटी का पास्ट पेपर सॉल्व किया था। स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन हमने देखा था, उसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया था और सब क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम 2017 का जनरल एबिलिटी का पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफरेंशिएट विद एग्जांपल्स बिटवीन अ पिक्टोग्राम एंड अ हिस्टोग्राम। मतलब दो चीज़ें हैं, हमने उन्हें डिफरेंशिएट करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम हिस्टोग्राम देखते हैं। अ हिस्टोग्राम लुक्स सिमिलर टू अ बार चार्ट। एक जो हिस्टोग्राम होती है वो बार चार्ट की तरह की होती है, ठीक है। बट इन दिस केस एरिया ऑफ बार और रेक्टेंगल वेरीज विद डेटा रेदर देन जस्ट द लेंथ। अब देखिए हिस्टोग्राम क्या होती है, आपको पता है हिस्टोग्राम हमारे पास इस टाइप की एक ज्योमेट्रिकल फिगर होती है। बार चार्ट भी ऐसा ही होता है, लेकिन बार चार्ट में क्या होता है, बार चार्ट में ये जो हम बार्स बना रहे हैं ना, उसका सिर्फ यहाँ से लेंथ चेंज होती है। लेकिन हिस्टोग्राम में ये होता है पूरे का पूरा एरिया जो है ना, इसकी लेंथ विड्थ, ये रेक्टेंगल टाइप है ना, तो रेक्टेंगल है तो इसका पूरा एरिया चेंज होगा, यानी लेंथ भी चेंज हो सकती है, विड्थ भी चेंज होगी। तो ये हिस्टोग्राम की डेफिनेशन होती है। हिस्टोग्राम, नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स हम देख लेते हैं हिस्टोग्राम के। अ हिस्टोग्राम इज अ सेट ऑफ वर्टिकल बार्स whose areas are proportional to the frequencies represented। मतलब फ्रीक्वेंसीज के जरिए जो है वो फ्रीक्वेंसी वेरी होगी, एरिया वेरी होगा। The area of histogram represents the total frequency as distributed throughout the classes. It can only be used to represent continuous data। ये एक important point है, ये जो है सिर्फ continuous जो data होता है उसे represent करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। It can represent data expressed as actual numbers, percentages and frequencies। हिस्टोग्राम क्या होती है, ये मोस्ट वाइडली यूज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। हिस्टोग्राम लेकिन एक होता है कि हिस्टोग्राम जो होती है ये मिसलीडिंग हो सकती है अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल क्लास इंटरवल्स में हो और सुटेबल एडजस्टमेंट इन फ्रीक्वेंसीज जो है वो ना बनाई जा सके। तो ये सारी जो है इंफॉर्मेशन है हिस्टोग्राम रिलेटेड। ये जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन है ड्रॉ द हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा। वेरिएबल्स दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब आपको पता है जो चीज़ कौन वेरिएबल है इसे हमने एक्स एक्सिस पे रखना है, जो फ्रीक्वेंसी है इसे हम वाई एक्सिस पे रखेंगे और हम ये ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हिस्टोग्राम है हमारे पास, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी जैसे 100 से 110 के दरमियान क्या है, 11 है, तो ये 11 तक हम ले आएंगे। तो इस तरह से हमने बार्स ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या, पिक्टोग्राम। अब देखें वर्ड से श्योर है ये कोई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगी। तो पिक्टोग्राम यूजेस पिक्चर्स, आइकन्स और सिंबल्स टू रिप्रेजेंट अ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डेटा। इसमें क्या होगा, इसमें हम पिक्चर्स, आइकन्स या सिंबल्स के जरिए हम डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। ये डायग्राम्स यूज करना आपको पता है अपीलिंग होता है। Pictogram is often used in advertising campaigns. It is not always suitable for large quantities of data। आप देखें, अब ये हमारे पास एग्जाम्पल है, एयर हमारे पास दिए हुए नंबर ऑफ कार्स दी हुई हैं। आप देखें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। फर्ज कर लेते हैं एक कार जो है वो शो कर रही है 1000 कार्स को। तो ये देखें अब 2003 में ये कितनी कार्स आ गई, 1000 कार ये, 1000 कार ये और 1000 कार ये, यानी कि 3000 कार्स। इसी तरह आप देखें दो पूरी कार है, एक हाफ कार है, यानी कि 2000 और प्लस 500 यानी 2500 कार्स। तो इस तरह की जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होगी उसे हम क्या कहते हैं, पिक्टोग्राम कहते हैं। उसे हम कार से शो कर सकते हैं, उसे हम ह्यूमन से शो करते हैं। अमूमन आपने इस तरह की भी एक शक्ल से हम इसकी कोई एग्जाम्पल वगैरह दे देते हैं, तो इसे जो है हम पिक्टोग्राम कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का ही बी पार्ट था। The teachers of a certain school were asked to indicate the average number of hours they spend on making students assignments each day। ठीक है, the following set of data obtain। ये एक सेट ऑफ डेटा दिया हुआ है। अब क्वेश्चंस हैं, हमने फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, हिस्टोग्राम जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। आप देखिए नंबर ऑफ जितने भी आवर्स दिए हुए हैं ना, हमने वो सारे गिन लेने। जैसे एक जो है पहले सबसे हम लिखेंगे 1,
1 कितने टाइम है वो हमने काउंट कर लेना है। 1 जो है वो 5 टाइम है, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी 5 है। फिर हमने जो फ्रीक्वेंसी टेबल होता है उसमें एक टैली का भी कॉलम होता है। टैली कहते हैं अगर हमने 5 रिप्रेजेंट करते हैं ना तो 4 हम वर्टिकल लाइन लगाएंगे, 1 हम इस तरह के डायगोनल लाइन लगाएंगे, ठीक है। तो ये 5 को रिप्रेजेंट करेगी। 2 जो है 2 8 टाइम आया हुआ है, वही डाटा में से सारे में से हमने 2 गिन लेना है, 3 गिन लेना है, 4 5 6 गिन लेने हैं। फ्रीक्वेंसीज उनकी देख लेनी है कि वो कितनी कितनी बार आए हुए हैं। अब 8 बार ही आए हैं, तो ये 4 वर्टिकल लाइंस और एक जो है डायगोनल लाइन, ये हो गया 5 और +3 जो है ये हो गया 8। इस तरह से हमने टैली क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया है फ्रीक्वेंसी टेबल। इसी में उसने कहा हुआ है कि आपने हिस्टोग्राम भी ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब ये इस टेबल की मदद से हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेनी है। 1 की फ्रीक्वेंसी 5 है, 1 को हम 5 तक ले जाएंगे। पहले फ्रीक्वेंसी को y एक्सिस पे, नंबर ऑफ आवर्स को x एक्सिस पे रखेंगे। 1 5 टाइम है, 2 8 टाइम है, तो 2 को हम 8 तक ले जाएंगे। 3 6 टाइम है, तो 3 को हम 6 तक रहने देंगे। 4 को हम 4 टाइम, 5 को 2 टाइम और 6 को 1 टाइम। ये हमारे पास क्या आ गई, ये एक हिस्टोग्राम जो है वो ड्रॉ हो गई। नेक्स्ट वो कहता है सी पार्ट में, हाउ मेनी टीचर्स रिस्पॉन्डेड टू द सर्वे। कितने टीचर्स ने सर्वे को रिप्रेजेंट किया। तो सिंपल हमारे पास जो ये फ्रीक्वेंसीज है ना 5 8 6 मतलब इतनी इतनी बार की है, तो उन सबको ऐड कर लेना है। तो 26 टीचर्स हैं जिन्होंने सर्वे को क्या किया है, रिस्पॉन्ड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ आवर्स एंड मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ आवर्स। अब देखिए लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ आवर और कॉमन जो है नंबर ऑफ आवर। अब 6 जो है वो हमारे पास क्या है, लॉन्गेस्ट आवर है, क्योंकि उसमें 6 क्या आया है, एक बार ही आया है, यानी कि एक ही टीचर ने जो है वो 6 घंटे लिए हैं। तो लॉन्गेस्ट आवर जो है वो 6 है। नेक्स्ट है कॉमन। अब कॉमन वो चीज़ होगी जो जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, तो इसकी यानी कि 2 आवर की फ्रिक्वेंसी सबसे हमारे पास ज़्यादा है, 8 है, तो 2 क्या होगा, वो हमारे पास मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ आवर्स होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट देखते हैं। वो कहते हैं कि अ मैन बाइज 5 kg ऑफ मीट एट 500 रुपीज पर kg. In addition, for every kg of meat purchased, he has to pay a consumption tax of 6% on the selling price. Calculate the total amount of money that he has to pay. इस तरह के क्वेश्चन हमने जब जनरल एबिलिटी के लेक्चर्स की सीरीज कर रहे थे तो उसमें भी किए थे। इनफैक्ट आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी हमने कुछ पास्ट पेपर के सॉल्व किए हुए थे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझे। वो कहता है कि अ मैन, एक आदमी जो है वो 5 kg गोश्त खरीदता है 500 पर kg, मतलब 500 का 1 किलो गोश्त खरीदता है, टोटल 5 kg ऑफ मीट खरीदता है और हर 1 kg के पीछे वो 6% कंजप्शन टैक्स भी देता है। तो हमने टोटल अमाउंट जो उसने पे की है वो फाइंड करनी है। ओके, सबसे पहले प्राइस ऑफ 1 kg मीट क्या है, 500 रुपीज। तो 5 kg मीट की क्या प्राइस होगी, हमने 500 को सिंपल 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2500 आ गया। कंजप्शन टैक्स वो कितने का दे रहा है, 6% का दे रहा है। तो 1 kg मीट के पीछे वो 6% ऑफ 500 टैक्स पे कर रहा है, ठीक है। तो 6% ऑफ 500 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 6%, 6/100 इंटू 500 इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 100 जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 5 30 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। अब टोटल अमाउंट ही पेज फॉर 1 kg। अब ये तो है टैक्स उसने कितना पे किया है, 30 रुपए 1 किलो के पीछे। अब टोटल अमाउंट 1 kg के पीछे उसने कितने पे की है, 500 का ओरिजिनल जो गोश्त की जो एक्चुअल प्राइस है वो, और 30 रुपीज जो उसने टैक्स पे किया है। तो टोटल 530 रुपीज जो है वो अमाउंट उसने 1 kg के पीछे पे किया। अब उसने तो खरीदा है 5 kg, तो सिंपल हमने क्या करना है, 530 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2650 रुपीज जो हैं वो अमाउंट है जो उसने टोटल पे की है व्हेन ही वाज बाइंग 5 kg ऑफ मीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इट टेक्स अली 30 मिनट्स टू मार्क का पेपर। असलम जो है वो 25 मिनट्स लेता है एक पेपर मार्क करने में। अगर वो दोनों स्टार्ट करते हैं 10 बजे पेपर मार्क करना, तो किस जो है वो टाइम पे वो क्या करेंगे, पेपर को इकट्ठे खत्म करेंगे। आप देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो ट्रिक्स थी ना वो हमने जनरल एबिलिटी के एलसीएम और एचसीएम वाले क्वेश्चंस पे पढ़ी थी। अब एट द सेम टाइम फाइंड करना है, तो इसका मतलब है कि इसमें एलसीएम इन्वॉल्व है। तो हमने 30 और 25 का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम का आपको तरीका पता है, इस तरह से हम एक फिगर सी ड्रा करते हैं। दोनों जो है वो 30 लिखेंगे, यहाँ पे जो है हम लिखेंगे 25 लिखेंगे।
5 से इन्हें हमने फिर कोई प्राइम नंबर से हमने डिवाइड करना होता है, 5 से कर लेंगे, 5 6 और 30, 5 और 25 और इस तरह से एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 150 आ गया। दैट मीन्स कि आफ्टर 150 मिनट्स, अब 150 मिनट्स एक्चुअली क्या होते हैं 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, यानी 2.5 घंटे होते हैं 150 मिनट्स में। जैसे 1 घंटा 60 मिनट का है तो 120 प्लस 30 मिनट्स। तो वो क्या करेंगे फिनिश मार्किंग एट द सेम टाइम, यानी अगर वो 10 बजे शुरू करें तो 10 में 2.5 घंटे ऐड कर लें तो उतने बजे वो दोनों सेम टाइम पे पेपर ख़त्म करेंगे। तो 10 में 2.5 आवर्स जो है वो ऐड करेंगे, तो यानी एग्जैक्ट 12:30 बजे वो क्या करेंगे पेपर को इकट्ठे मार्क करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का ही पार्ट नंबर सी। इसमें वो कहता है कि 2 बस टिकट्स फ्रॉम रावलपिंडी टू इस्लामाबाद और 3 टिकट्स फ्रॉम रावलपिंडी टू मरी, उसकी कॉस्ट है 770। लेकिन 3 टिकट फ्रॉम रावलपिंडी टू इस्लामाबाद और 2 टिकट फ्रॉम रावलपिंडी टू मरी, इसकी कॉस्ट है 730। अब हमने दोनों सिटीज़ यानी इस्लामाबाद और मरी के रावलपिंडी से फेयर यानी कि किराए मालूम करने हैं। फर्ज कर लेते हैं अगर हम पूरा रावलपिंडी इस्लामाबाद लिखते जाएंगे तो हमारा बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो मैथ्स में ये आसानी होती है, हम लेट करके कुछ भी बता सकते हैं। तो हमने लेट कर लिया कि बस टिकट्स जो रावलपिंडी से इस्लामाबाद है उसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस सोल्यूशन में आर से, रावलपिंडी से मरी में जो है उसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है कैपिटल एम से। तो अकॉर्डिंग टू गिवन 2 बस टिकट्स फ्रॉम रावलपिंडी टू इस्लामाबाद यानी कि 2R एंड 3 टिकट्स फ्रॉम रावलपिंडी टू मरी यानी कि 3M, उनकी कॉस्ट है 770 रुपीज़। इसे इक्वेशन 1 नाम दे लेते हैं। फिर है 3 टिकट्स फ्रॉम रावलपिंडी टू इस्लामाबाद एंड 2 टिकट्स फ्रॉम रावलपिंडी टू मरी कॉस्ट 730 रुपीज़। अब ये सिमल्टेनियस इक्वेशंस तो सॉल्व करने का तरीका भी हमने पढ़ा हुआ है, तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 2 के साथ। तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया है और ये हमारे पास आके 6R + 9M = 2310, 6R + 4M = 1460। इन्हें हमने सॉल्व करना है तो माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे सबसे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 9M - 4M 5M = 850 और M = 850 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 170। तो ये M जो है क्या आ गया हमारे पास 170 आ गया। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है ताकि हम R की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकें। सो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं यानी कि दोनों फेयर। रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक का 130 रुपये और रावलपिंडी से मरी तक का 170 रुपये आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डी पार्ट है। वो कहते हैं कि ए जो है वो बी को बताता है कि सी जो है वो उसके फादर का नेफ्यू है और डी जो है वो ए का कज़न है लेकिन ब्रदर नहीं है वो सी का। अब डी और सी के दरमियान हमने रिलेशनशिप को फाइंड करना है। ब्लड रिलेशंस हमने पढ़े थे, ट्रिक्स भी पढ़ी थी, लेकिन ये उस निस्बत एक सिंपल सा क्वेश्चन है। देखें सीधी सीधी से बात है कि ए जो है उसके 2 कजन्स हैं सी और डी। क्वेश्चन में कहा हुआ है कि डी जो है वो सी का भाई नहीं है। अगर भाई नहीं है तो इसका मतलब है भाई नहीं है तो वो बहन होगा, तो डी मस्ट बी सीज सिस्टर। तो इन दोनों में डी और सी में क्या रिलेशन है, ब्रदर सिस्टर एंड ब्रदर का रिलेशनशिप। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए वो कहते हैं कि डिवाइड ₹500 बिटवीन अरहम, मरियम एंड सारिम सो दैट अरहम गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट मरियम गेट्स एंड मरियम गेट्स 1/4 ऑफ व्हाट सारिम गेट्स। फाइंड द शेयर ऑफ ईच। क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि टोटल 500 रुपीज़ है, उसे आपने अरहम, मरियम और सारिम के दरमियान डिवाइड करने हैं और इस तरह से डिवाइड करने हैं कि अरहम जो है वो 2/3 ऑफ मरियम गेन का जो है लेता है, मरियम जो है वो 1/4 ऑफ सारिम लेती है। अब लेट कर लेते हैं कि जो मनी सारिम ले रहा है उसे हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मरियम गेट्स 1/4 ऑफ सारिम, तो 1/4 × x, तो x/4 आ गया। अरहम गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट मरियम गेट्स, तो 2/3 इंटू है x/4 आ गया, तो x/6 आ गया। अब देखिए तीनों में मनी कितनी डिवाइड करनी है, 500, तीनों को ऐड करेंगे = 500 लिखेंगे। एलसीएम ले लेंगे 4 और 6 का 12 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7, इन सबको ऐड करेंगे 17x = 500 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये उधर चला जाएगा, तो ये 6000 आ गया और x = 6000 डिवाइडेड बाई 17 आ गया।
और x क्या आ गया हमारे पास 352.94। x क्या था, मनी दैट सारिम गेट्स, यानी कि सारिम का शेयर ये आ गया। मरियम का शेयर फाइंड करना है x/4, x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, मरियम का शेयर आ जाएगा। अरहम का शेयर फाइंड करना है x/6 कर दें, तो ये हमारे पास क्या आ गया, मरियम का शेयर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी। अ स्कूल हैज इनफ प्रोविजन ऑफ फूड फॉर 52 डेज। आफ्टर 20 days अ ग्रुप ऑफ 400 स्टूडेंट्स अराइव्स एंड फूड जो है वो वुड लास्ट ओनली फॉर 24 days। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन स्कूल? एक्चुअली एक स्कूल है, उसमें जितने भी बच्चे हैं उनके लिए 52 डेज का खाना काफ़ी है, लेकिन 20 दिन पे तो ऐसे होता है कि 400 स्टूडेंट उनमें मजीद आ जाते हैं, तो अब जो खाना बचता है वो सिर्फ 24 डेज तक के आ सकते हैं। तो हमने जो एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो फाइंड कर लेने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि x जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट द बिगनिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फूड हमारे पास 52 डेज के लिए काफ़ी है। 20 डेज के बाद क्या होता है कि फूड जो है लेफ्ट फॉर स्टूडेंट्स। अब देखें 52 माइनस 20, यानी कि 52 डेज में से 20 डेज माइनस करें तो 20 डेज के बाद 32 डेज के लिए जो है वो फूड बच जाती है। ठीक है, आफ्टर 20 डेज 400 स्टूडेंट आ जाते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या आ गए, x जो बिगनिंग में स्टूडेंट्स थे प्लस 400 स्टूडेंट्स आ गए, और फूड कितनी बच गई, 24 दिनों के लिए बच गई, यानी 32 हमारे पास है ये वाले दिन, और x है हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर x प्लस 400 है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 24 है हमारे पास दिन जितनी फूड चल गई बच गई। तो सिंपल इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लेना है और हमारे पास x क्या आ जाना है, 1200 आ जाना है। और ये 1200 स्टूडेंट्स जो थे वो क्या थे, क्लास में एक्चुअली थे एट द बिगिनिंग ऑफ, ये हम सारा कुछ जब प्रोसीजर करें। नेक्स्ट हमारे पास एक डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमने अपने अगेन उस वीडियो में जिसमें हम जो है वो कर रहे थे डायरेक्शन प्रॉब्लम लेक्चर वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, हम दोबारा से देख लेते हैं। मजीद अगर किसी ने ये लेक्चर्स नहीं लिए हुए तो उनके लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से लेकर मजीद इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो अ मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। अब देखिए आपको मैंने कहा था जैसे ही डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पढ़ने से भी पहले आपको अंदाज़ा हो गया क्वेश्चन है डायरेक्शन वाला, आपने सबसे पहले ये एक ड्रॉ कर लेना है इस तरह से पेज पे। अपने पेज में ये जो होगा ये ईस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ये वेस्ट को, ये नॉर्थ को और ये साउथ को रिप्रेजेंट करेगा। फिर आपने सवाल पढ़ना है, वो कहता है कि मैन जो है वो 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ चल रहा है, यानी यहाँ से वो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ चलता है। देन ही टर्न्स टू ईस्ट, फिर वो ईस्ट में मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर तक जाता है। अगेन ही नेक्स्ट है आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ, यानी यहाँ आके वो दोबारा नॉर्थ की तरफ मुड़ता है, 3 km जो है वो वॉक करते हैं। फिर वो क्या कहते हैं, दोबारा ईस्ट की तरफ मुड़ता है और 2 किलोमीटर जो है वो जाता है। तो वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितने फासले पर है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला हमने मालूम करना है, ए से लेकर सी तक का। अब देखिए, अब ये जो ग्रीन में दिया हुआ है ना, पहले ये हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पहले हमारे पास सिर्फ ये वाली फिगर आई है। अब देखिए, अब हमने अपनी आसानी के लिए क्या किया है, इसे भी एक्सटेंड कर लिया है यहाँ तक और इसे भी एक्सटेंड कर लिया है यहाँ तक। अब देखें 2 ये वाला, ठीक है। अब देखिए इसका 10 है ना, तो इसका भी क्या है, इसका भी तो 10 है, यानी ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, लेंथ पे बराबर होती हैं। तो 10 + 2 क्या आ गया, 12, यानी कि बी से लेकर सी तक की लेंथ क्या है, 12 है। ये है हमारे पास 3, तो यहाँ पे भी क्या है हमारे पास 3 है, और 3 + 2 क्या है, यानी ए और बी की लेंथ क्या आ गई है, 5 आ गई है। अब हमने पढ़ा था कि हम राइट एंगल ट्राइंगल पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, ये अब राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है ना, जहाँ पे एक 90 का एंगल भी है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। अब हम ए सी फाइंड करने के लिए हमने ट्राइंगल ए बी सी पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। ये क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास बेस का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर जमा 12 का स्क्वायर, 25 + 144, इन दोनों को ऐड करेंगे 169 आ जाएगा, इसके स्क्वायर रूट लेंगे और हमारे पास 13 किलोमीटर जो है वो क्या आ गया है, 13 किलोमीटर। सो ही इज 13 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो डिस्टेंस आ गया जिसमें वो जो बंदा है मूव कर रहा है वो कितना अपने स्टार्टिंग पॉइंट से दूर है। फिर 2017 के इस पेपर का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन है, वो कहते हैं कोडिंग लैंग्वेज। ये कोडिंग लैंग्वेज का भी हमने एक पूरा लेक्चर किया था जिसमें हमने डिटेल में कोडिंग लैंग्वेजेस और उनके तरीके वगैरह पढ़े थे।
तो वो कहते हैं कि कंप्यूटर इज रिटन एज, ये वर्ड्स आर एफ यू वी क्यू एन पी सी, तो मेडिसिन को कैसे लिखेंगे? पहले हमने क्या करना होता है, हम दोनों को लिख लेते हैं। अब आप गौर करें, आपको ये वाला सी यहाँ पे पड़ा हुआ मिलेगा, ये वाला आर यहाँ पे, यानी कि एक बात पता चल गई, हमने जो पहला जो लेटर है उसे हमने एंड पे ले जाना है, जो एंड वाला लेटर है उसे हमने फर्स्ट लेटर बना देना है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे है ओ, ओ के बाद क्या आता है पी। ठीक है, ओ के बाद वाला लफ्ज आया है लेकिन इन रिवर्स ऑर्डर, यानी यहाँ पे ई है ना, तो ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, लेकिन एफ जो है वो रिवर्स ऑर्डर में आएगा। इसी तरह एम जो है, एम के बाद क्या आता है एन, और एन भी रिवर्स ऑर्डर में यानी एंड की तरफ से। इसी तरह पी, पी के बाद क्यू आता है, यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह ये सारे, इसी तरह ये डी है, डी के बाद क्या आता है ई, यहाँ पे आ जाएगा यानी रिवर्स ऑर्डर में। आई, आई के बाद क्या आता है जे, जे यहाँ पे आ जाएगा रिवर्स ऑर्डर में। इस तरह से हमने सारे वर्ड्स लिख लेने हैं और कोड कर लेने हैं, और हमने ये लिखना है क्वेश्चन में कि वर्ड जो है रिवर्स ऑर्डर में लिखे हैं और ऑल आर मूव्ड वन स्टेप फॉरवर्ड, यानी एक में एक लेटर का नेक्स्ट वाला लेटर लिखा है एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने 2017 के जनरल एबिलिटी के पास्ट पेपर को सॉल्व किया, हर क्वेश्चन को देखा। मजीद इस पास्ट पेपर में जितने भी कॉन्सेप्ट यूज़ हुए उन सब के आपको लेक्चर्स मेरे चैनल पे मिलेंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 2018 के जनरल एबिलिटी के पास्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।